अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का आपका टॉपिक है डिमांड फॉर मनी, ज़र की तलब। ठीक है, सबसे पहली बात कि डिमांड फॉर मनी क्या है कि अगर कोई शख्स मनी कैश अमाउंट में अपने पास रखना चाहता है तो दैट इज़ कॉल्ड डिमांड फॉर मनी। ये दो मोटिव्स के लिए लोग अपने पास पैसे रखना चाहते हैं। सबसे पहले है जी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, जिसको MTD से हम लिख रहे हैं। MTD ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, उर्दू में कहते हैं इसको ज़र की मामलाती तलब। और दूसरा, लोग क्यों अपने पास कैश फॉर्म में पैसे रखना चाहते हैं, दैट इज़ स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, तखमीनाबाजी की बचत। अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शन मोटिव्स हैं कि लोग अपने पास क्यों कैश फॉर्म में पैसे रखना चाहते हैं, बच्चों ये तीन तरह के मोटिव्स होते हैं। सबसे पहले हैं हाउस होल्ड मोटिव्स। हाउस होल्ड मोटिव्स में जैसे अगर आप देखें कि अगर आपके फर्स्ट को आपकी सैलरी आती है तो आप ये चाहते हैं कि 30th तक आपके घर में आपके पास कैश फॉर्म में पैसे मौजूद हों ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च कर सकें। वो पैसे जो आप अपने घर में इसलिए कैश फॉर्म में रखते हैं कि आपने 30th तक या अगली सैलरी मिलने तक आपने जो अखराजात करने हैं, दैट डिमांड इज़ कॉल्ड द हाउस होल्ड मोटिव, या उसको कहते हैं घरेलू मकासद के लिए आप अपने पास कैश फॉर्म में पैसे रखना चाहते हैं। दूसरा होता है बिजनेस मोटिव। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, अगरचे वो अपनी सारी जो एसेट्स होते हैं उनको सर्कुलेशन में रखना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है कुछ कैश फॉर्म में पैसे अपने पास रखना चाहते हैं ताकि उनको किसी भी वक्त ज़रूरत पेश आए तो वो उसको पूरा कर सकें। थर्ड जो मोटिव होता है दैट इज़ प्रिकॉशनरी मोटिव, मुहर्रिक पेश बीनी जिसको कहते हैं। लोग इसलिए अपने घर में कैश पैसे रखते हैं कि अगर अचानक उनको कोई ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, तो वो उसको पूरा कर सकें। ये 6 महीने के लिए भी रख सकते हैं, साल के लिए भी रख सकते हैं। जैसे आमतौर पर आप देखते हैं कि वालिदैन घरों में पैसे इसलिए एक जगह पर रखते हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए या अगर उनको कहीं अचानक किसी उनके घर कोई मेहमान आ जाए या अचानक कोई उनको कहीं जाना पड़ जाए, शादी पे जाना हो, तो उसके लिए अचानक जो उनको पैसे चाहिए और उसको दोनों रखते हैं, मतलब हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए भी और कारोबारी लोग भी। इसको कहते हैं मुहर्रिक पेश बीनी या प्रिकॉशनरी मोटिव, कि एहतियातन आप अपने घर में कुछ पैसे कैश फॉर्म में हर वक्त रखना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो तीन मोटिव्स हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव, बिजनेस मोटिव, हाउस होल्ड मोटिव, ये तीनों के तीनों जो मोटिव हैं दे आर फंक्शन ऑफ इनकम एंड दे आर द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, कि जिसकी इनकम कम होगी वो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी उसकी कम होगी, और जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की जो इनकम है वो अगर 1 लाख रुपए है, ठीक है, ये 1 लाख रुपए है, तो हो सकता है कि उसकी जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो 70-80, हम कहते हैं 80,000 रुपये हो, ठीक है। और फिर एक और शख्स जिसकी इनकम जो है वो 2 लाख रुपए है, तो हो सकता है कि उसकी जो है वो ट्रांजैक्शन मोटिव्स के लिए जो उसको डिमांड फॉर मनी है वो हो सकता है कि वो 1.5 लाख हो। सो जिसकी इनकम कम होगी उसकी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कम होगी, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। सो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज़ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। इफ़ इनकम इंक्रीजेज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ऑल्सो राइजेज। इफ़ इनकम डिक्रीजेज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी फॉल्स। ठीक है जी, ये होगी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। अभी तक क्या कहा हमने कि हमारा टॉपिक है डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी का मतलब ये है कि लोग अपने पास कैश फॉर्म में पैसे क्यों रखना चाहते हैं। उसके लिए हमने कहा कि जी लोग इसलिए, ये 3 मकासद हैं जिनके लिए लोग अपने पास पैसे रखना चाहते हैं। हाउस होल्ड मोटिव्स, कि अपने तमाम रोज़मर्रा के अखराजात को पूरा करने के लिए, और बिजनेसमैन अपनी जो है वो कारोबारी ज़रूरियात के लिए अपने पास कैश फॉर्म में पैसे रखना चाहते हैं। यहाँ एहतियात के तौर पर, प्रिकॉशन के तौर पर लोग अपने पास कैश फॉर्म में पैसे रखना चाहते हैं। हमने कहा कि ये तीनों जो मोटिव्स हैं ये दे आर पार्ट ऑफ द component of the transaction demand for money and which is positive function of income. Income rises, transaction demand rises, and income falls, transaction demand falls. दूसरी जो चीज़ बच्चों, जो दूसरा कंपोनेंट है डिमांड फॉर मनी का, दैट इज स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, इसको तखमीनाबाजी भी कहते हैं। ठीक है जी, ये क्या चीज़ होती है? ये बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव फंक्शन होती है। हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि बैंक जो है वो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देते हैं। अगर आप अपने पैसे जाकर बैंक में जाकर रखें तो आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, विच इज़ नोन टू बी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो आपके पास कुछ पैसे हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप अपने पास सिर्फ जो है ना वो थोड़े से पैसे रखते हैं, या आपकी जो डिमांड फॉर मनी है
वो आप अपने पास, हम फर्ज करते हैं कि आप जो है वो 1 लाख रुपए रख रहे हैं, या तो बाकी सारे के सारे पैसे जो हैं वो आप जाकर बैंक में रख करते हैं। ठीक है, आप सारे, जैसे अगर आपके पास फ़र्ज़ किया कि 10 लाख रुपए हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये 2 लाख आपने अपने पास कैश फॉर्म में रखे हैं, बाकी सारे आपने जाकर बैंक में डाल दिए, क्योंकि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी हायर। ठीक है, अब ये स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी क्या होती है कि लोग इसलिए अपने पास कैश फॉर्म में पैसे रखना चाहते हैं ताकि जैसे ही उन्हें कोई चीज़ सस्ती मिले वो उसको परचेज़ कर लें, और फिर वो वेट करें कि उसकी कीमत बढ़ जाए, और जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो फिर वो उस चीज़ को बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं सट्टाबाजी। ये अभी जैसे आप टीवी पर इतना सुन रहे हैं, चीनी का जो स्कैंडल है उसमें भी यही होता है कि जब वो सस्ती मिल रही होती है कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो कोई बच्चों प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, चाहे वो कोई और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, या गोल्ड हो, या इवन पेट्रोल हो, तो जब जैसे आपने देखा कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो मार्केट में मिल ही नहीं रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? वो जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं, वो हर वो शय जो वक्ती तौर पर उनको नज़र आ रहा हो कि इसकी कीमत कम है, वो उसको परचेज़ करके स्टोर कर लेते हैं, और फिर वो इंतज़ार करते हैं कि इसकी कीमत कब चढ़े। फिर वो जब कीमत चढ़ जाती है, फिर वो उसको मार्केट में लेकर आते हैं और फिर उसको ज़ायद कीमतों पर बेचकर प्रॉफिट्स कमाते हैं। सो इन मकासद के लिए जो लोग अपने पास कैश फॉर्म में पैसे रखना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। ठीक है जी। तो लेकिन जब भी कोई स्पेकुलेशन की जाए उसमें भी रिस्क का एलिमेंट तो मौजूद होता है। लेकिन बैंक जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% देते हैं तो लोग खुद स्पेकुलेशन के लिए पैसे अपने पास रखना पसंद नहीं करते, बल्कि बैंकों में जाकर रख देते हैं और 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट को एंजॉय करते हैं। लेकिन फ़र्ज़ किया कि अगर बैंकों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कर दिया है तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो बहुत ही कम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक में पैसे रखने से बेहतर है कि मैं अपने पास पैसे रखूं और मैं स्पेकुलेशन करूं और मैं वेट करूं कि और इधर उधर जायज़ा लूं कि कौन सी ऐसी शय है जो कि अपनी लोएस्ट प्राइस पर है, मैं उस पर पैसे इन्वेस्ट करूं और फिर जब उसकी कीमत चढ़े तो फिर मैं उसको बेचूं। ठीक है, सो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप देख रहे हैं कि वो उसकी जो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी है वो बढ़कर इधर आ जाती है। हम फर्ज करते हैं कि इधर 1 लाख थी तो इधर अब 2 लाख हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है तो वो अपने पैसे उठाकर बैंक में रखा था और उसकी स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी गिर जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ये क्या लिया है, स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, और यहाँ पर हमने लिया हुआ है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज अ नेगेटिव फंक्शन। एंड नेगेटिव फंक्शन का क्या मतलब है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक्स आर ऑफरिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, you will go to the banks and your speculation demand for money will fall। जबकि अगर बैंक जो हैं वो एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं तो your speculation demand for money will raise, you will not go to the banks, you will hold money with your own self, so speculation demand for money will rise। ठीक है जी। सो ये दो कंपोनेंट थे डिमांड फॉर मनी के। देयर वर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द डिमांड फॉर मनी। क्या थे कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी वाज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, वेयर स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इज नेगेटिव फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिर हमने कहा कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मोटिव के 3 और मोटिव्स थे, हाउस होल्ड मोटिव, बिजनेस मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है जी, ये आपका हो गया ख़त्म डिमांड फॉर मनी। आगे बच्चों ये एक इंडिपेंडेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? वैल्यू ऑफ मनी बच्चों इसको मैंने एक लाइन में डिफाइन किया है कि इट इज़ परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, आप देखें जैसे पहले भी ये हमने एग्जांपल ली थी कि आपकी जो दादी अम्मा है वो कहती हैं जी हमारी तो इनकम 100 रुपये थी लेकिन हम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे, आपकी तो 1 लाख है फिर भी आप अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारते। ठीक है, लेकिन असल में दादी जान गलत हो सकती हैं। हो सकता है कि उनके ज़माने में जो 100 रुपीज़ थे उनकी परचेजिंग पावर जो है वो आजकल के 1 लाख रुपए के परचेजिंग पावर के एन बराबर हो। ठीक है जी। सो व्हेन प्राइस इंक्रीज वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज। ठीक है जी, जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है, जैसे आज ही पेट्रोल की प्राइस जो है बढ़ चुकी है, ठीक है, 100 रुपीज़ से ऊपर चला गया, तो इट मीन्स कि 100 रुपीज़ जो है वो उनकी वर्थ कम हो चुकी है। जबकि कुछ दिन पहले जबकि पेट्रोल की प्राइस जो थी वो राउंड अबाउट 70-80 रुपीज़ थी, तो हम कह सकते थे कि 100 रुपया जो था वो
1.25 लीटर अपने यूएस पेट्रोल हासिल कर सकता था। सो उसकी जो वैल्यू थी वो ज़्यादा थी। लेकिन अब जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं तो अब 100 रुपया इस काबिल नहीं रहा कि वो अपने यूएस जो है वो 1 लीटर पेट्रोल भी ले सके। सो वैल्यू ऑफ मनी हैव डिक्रीज। ठीक है जी, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा है जी वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है? उर्दू में इसको कहते हैं ज़र की रफ्तार गर्दिश। इट इज़ अ सर्कुलेशन ऑफ वन नोट इन डिफरेंट हैंड इन अ ईयर। ठीक है, ज़र की एक इकाई पूरे साल में जितनी दफ़ा लेन देन के लिए इस्तेमाल हो वो ज़र की रफ्तार गर्दिश कहलाता है। एक नोट जो है वो कितने हाथों से बदलता है, कितने लोग दफ़ा वो ट्रांजेक्शन का रोल प्ले करता है, दैट इज़ द वेलोसिटी एंड इट इज़ मेजर्ड बाय 1 ईयर। ठीक है, एक नोट एक साल में जितने हाथ बदलता है वो हमारी वेलोसिटी होती है। बच्चों ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम क्यों इसको अंडर डिस्कशन ला रहे हैं वेलोसिटी को? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे जब कोरोना नहीं था, ठीक है, कोरोना से पहले में आप देखते थे कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप थी। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे थे। तो जैसे लोग कपड़े ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं और होटल पे जा रहे हैं, KFC जा रहे हैं, मैकडॉनल्ड जा रहे हैं। ठीक है, कोई झूले ले रहे हैं, फनलैंड जा रहे हैं। तो लाइफ इज़ टू फास्ट ना। ठीक है, और जिसमें क्या होता था कि ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। सो हम कह सकते हैं कि उस कोरोना आने से पहले वेलोसिटी वाज वेरी हायर। ठीक है, और हो सकता है कि एक नोट जो है वो साल में जो है वो कोई 20 हाथों से गुजर जाता हो। जैसे पाकिस्तान में बड़ी कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी हमारी बन चुकी है, लेकिन अब जैसे कोरोना आ गया, लोग घरों में बंद होकर रह गए हैं। अब नो डेज आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो सिर्फ नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ ही परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे बिजनेस बंद भी हो गए हैं और लोगों की इनकम्स भी गिर गई हैं। जो नॉन जॉबियंस हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा इनकम गिर गई है। सो और दूसरी बात ये कि लोग घरों के अंदर ही रह रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो सिर्फ ज़रूरियातें जो बहुत ही एसेंशियल्स ऑफ लाइफ हैं उनको तो परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो है ना वो शॉपिंग्स वो किसी हद तक कम हो गई हैं। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि इन दिनों शॉपिंग कम हो रही है, जिसकी वजह से वेलोसिटी कम होगी। अगर किसी के पास नोट हैं तो हो सकता है कि उसको सेविंग के तौर पर ही रख छोड़े और उसकी जो है वो सर्कुलेशन उसकी रुक जाए। ठीक है, सो आप समझ सकते हैं कि जब वेलोसिटी हाई होती है तो इट मीन्स के बाज़ार बड़ा गर्म है और इकोनॉमी बड़ी वो जो है वो रैपिडली जो है वो भाग रही है। ठीक है, और जब वेलोसिटी गिर जाती है तो इट मीन्स कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है। ठीक है जी, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक से वैल्यू ऑफ मनी और वेलोसिटी ऑफ मनी ये ख़त्म हो गई। अगला बच्चों आज का आपका टॉपिक है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरे आपका 10 मार्क्स का होता है, पूरा 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है बच्चों, ये फिशर ने एक इक्वेशन पेश की है जिसमें वो कहते हैं MV इज इक्वल टू PT। ठीक है, और फिर वो कहते हैं डबलिंग ऑफ मनी विल डबल द प्राइसेस। वो इसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में ये कह रहे हैं कि जब आप क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर देते हैं तो प्राइसेस भी डबल हो जाती हैं। ठीक है, इसको इस इक्वेशन की मदद से फिशर ने पेश किया है, जिसके अंदर M इज इक्वल टू है quantity of money, V is velocity, P is the average price level, and T is the size of economy, or you can say the quantity of goods and services in the country, or you can say it is the national income. ठीक है जी, वो कहते हैं कि जैसे जैसे आप नोटों की मिकदार को बढ़ाते चले जाते हैं तो प्राइसेस भी बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर गवर्नमेंट ने नए नोट छाप लिए हैं, जबकि इकोनॉमी के और हमारे मुल्क में तो यही चलता रहता है। हमारे जो बच्चों मुल्क में के अंदर प्राइसेस के बढ़ने की जो मेजर रीज़न है वो यही है कि हमारे यहाँ टी क्या है, ये मैंने इधर लिखा भी है, व्हाट इज़ टी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि इसमें तो कोई इजाफा नहीं होता। ठीक है, इसमें किसी किस्म का रेज नहीं हो रहा। और अगर वेलोसिटी को मज्यूम कर लें कि उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन गवर्नमेंट हमारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए नोट छापती चली जाती है, M को बढ़ाती चली जाती है, जिसकी वजह से प्राइस लेवल भी बढ़ता चला जाता है। डबलिंग ऑफ मनी विल डबल द प्राइस। ठीक है, इसकी बच्चों एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से
मैं इसको आपको क्लियर करती हूँ। जैसे आप ये देखें कि ये इधर हमने फर्ज कर लिया है कि टी इज़ 1000, इट विल रिमेन कांस्टेंट एंड वी विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, v इज इक्वल टू 5। अब हम देखते हैं कि m की डिफरेंट वैल्यूज़ लें तो p पर क्या असर पड़ेगा। m की हमने 1000, 2000, 3000, 4000, जबकि बाकी वैल्यूज़ को हमने फिक्स रखा हुआ, v को भी फिक्स रखा और t को भी फिक्स रखा, और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि जो p है, व्हेन मनी सप्लाइज 1000 p इज 5, व्हेन मनी सप्लाइज 2000 p इज 10, व्हेन मनी सप्लाइज 3000 प्राइस इज 15, एंड व्हेन मनी सप्लाइज 4000 प्राइस इज 20। सो यू कैन सी जिस हिसाब से मनी सप्लाई बढ़ रही है उसी रेशो के साथ, उसी हिसाब के साथ आपकी प्राइसेस भी बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, सो ये साबित हो जाता है कि डबलिंग ऑफ मनी विल डबल द प्राइस, कि जिस भी रेट से आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं प्राइसेस भी बढ़ती चली जाती हैं। सो दिस इज योर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है जी। इसी ये जो टेबल आप अभी बनाया है, ये वाला जो टेबल बनाया है जिसके अंदर हम देख रहे हैं दीज आर द मनी सप्लाई एंड दीज आर द प्राइस लेवल, इन दो कॉलम्स को मैंने इधर प्लॉट किया है यहाँ पर। ठीक, इधर लिख देती हूँ मैं। जी, वो पिछले टेबल में जो हमने जब मनी सप्लाई के डिफरेंट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास प्राइस की ये वैल्यूज़ आई। अब इसको हमने प्लॉट कर दिया। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है, क्वांटिटी ऑफ मनी, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस लेवल लिया है। तो आप देखते हैं कि जब मनी सप्लाई 1000 है तो प्राइस 5 है, मनी सप्लाई 2000 है तो प्राइस 10 है, मनी सप्लाई 3000 है तो प्राइस 15 है, मनी सप्लाई 4000 है तो प्राइस लेवल जो है वो 20 है। सो साबित हो गया कि डबलिंग ऑफ मनी कैन डबल द प्राइसेस, कि जिस हिसाब से आप मनी सप्लाई को रेज करते हैं उस हिसाब से आपकी प्राइसेस भी बढ़ती चली जाती हैं। फिर बच्चों इसके अजम्पशंस हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के क्या अजम्पशंस हैं ये पहले भी हमने बताया। सबसे पहला अजम्पशन है कि वी विल नॉट चेंज, कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो सेम रहेगी, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। जैसे इस हमने एग्जाम्पल के अंदर ये जो हमने न्यूमेरिकल डाटा लिया है, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हमने कहा है कि v इज़ 5। ठीक है, दूसरा इसका अजम्पशन है कि t विल रिमेन सेम। जैसे यहाँ पर इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में हमने ज्यूम किया है कि t विल नॉट चेंज, t विल रिमेन 1000। अगला बच्चे इसके अंदर अजम्पशन है कि बार्टर सिस्टम जो है ना, अव्वल अगर वो पहले इकोनॉमी में नहीं हो रहा था तो इस वक्त भी नहीं हो रहा, और अगर पहले हो रहा था तो उसका साइज़ वही रहेगा, उसमें मज़ीद इजाफा या कमी नहीं होगी। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि पहले बार्टर सिस्टम पर कुछ जो थी वो इकोनॉमी काम कर रही थी, और अब अगर वो नोटों पर आ जाए तो वेलोसिटी जो है वो रेज हो जाएगी। सो इसलिए हम कहते हैं कि बार्टर सिस्टम का स्टेटस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पहले था, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। फिर अगले बात क्या है, होर्डिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, के ऊपर जो लाइन डाली है इट मीन्स के इट विल रिमेन कांस्टेंट। होर्डिंग मतलब ये कि अगर आपने अपने घर के अंदर पैसे छुपा के कहीं रखे हुए थे, कोई आपने जो है आपके अब्बा जान ने घर में जो है फर्श के अंदर कुछ छुपाए हुए थे पैसे, अब 10 साल के बाद अचानक आपने वो निकाल लिए सारे पैसे, तो इट मीन्स यू आर एडिंग द मनी सप्लाई। ठीक है, द नंबर ऑफ नोट्स इन द इकोनॉमी हैज़ इंक्रीज्ड। सो जो और ये किसी को नज़र भी नहीं आया, लेकिन इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन हम तो सिर्फ उसको देख रहे हैं जो गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर रही है या जो विजिबल है। सो हमारी ये इक्वेशन के ऊपर असरअंदाज होगा कि होर्डिंग्स जो हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर आप पड़े हैं पैसे कहीं तो वो पड़े हुए हैं, आपने निकाले नहीं। फिर बच्चों इसकी क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का क्या है, सबसे पहले कि एजम्पशंस आर नॉट ट्रू, कि ये मैंने लिखे नहीं है कि इसके जो एजम्पशंस हैं वो इतने ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। टी वगैरह में चेंज आता ही रहता है। ठीक है, वेलोसिटी में भी डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट होती है। हम ये नहीं कह सकते कि इट विल रिमेन सेम। ठीक है, सो एजम्पशंस इतने रियलिस्टिक नहीं है। कोरिलेशन बिटवीन एम एंड वी, अगला जो एजम्पशन है वो कहता है कि ये जो हमने कहा है ना कि वो कहता है कि
एम और वी, हमने कहा कि वी विल रिमेन सेम, तो वो कहता है ऐसा नहीं होता। अगर आप देखें, अगर आप इकोनॉमी में नोटों की मिकदार को बढ़ा दें तो वी गिर जाएगा। देखिए ना, अगर 100 नोट हैं, 100 इकोनॉमी के अंदर 100 नोट हैं सिर्फ, ठीक है, और वेलोसिटी 5 है, एक नोट जो है 5 हाथों से गुजरता है, सही है। तो अगर आप नोटों की मिकदार को बढ़ा देते हैं, अगर आप नोटों को 200 रुपये कर देते हैं, या जैसे इस न्यूमेरिकल डाटा के अंदर 1000 से 2000 कर देते हैं, तो वो कहता है जब नोट बढ़ गए हैं तो अब जो है ना वी असूलन होता ये है कि वी गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर हमने ये कहा हुआ है कि वी विल रिमेन सेम, तो कहता है कि ये एक अनट्रू बात है। फिर प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द प्राइसेस, और फिर अगली बात वो कहता है कि ये तो हो सकता है कि ये ट्रेंड सेम रहे कि जब आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं तो प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, जब आप मनी सप्लाई को कम करते हैं तो प्राइसेस भी गिर जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन का आना मुश्किल बात है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। वो कहता है ये अगर गवर्नमेंट ने नए नोट जो छापे हैं, अगर वो उसको बड़े अच्छे यूटिलाइजेशन करे, मतलब नए नोट तो छापे हैं लेकिन उसके साथ जो है वो नई फैक्ट्री लगा दे, तो उस नई फैक्ट्री को लगाने के नतीजे में टी भी बढ़ जाएगा। अगर हुकूमत अक्लमंदी के साथ नए नोटों को इस्तेमाल करे तो मनी सप्लाई को बढ़ने से टी भी बढ़ जाएगा और प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, ठीक है जी। अगला जो क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के ऊपर वो है द टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज़ नॉट करेक्ट। वो कहता है कि वेलोसिटी डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट साल के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होती है, ठीक है। सो यही इसके क्रिटिसिज्म के यही इसके पॉइंट्स हैं। और फिर एक वो कहता है वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन, कि पूरी दुनिया के जो हालात होते हैं वो इंटरलिंक होते हैं, अगर एक मुल्क में कुछ होता है तो बाकी मुल्क भी उससे मुतासर होते हैं, ठीक है। ये इसके क्रिटिसिज्म के पॉइंट हैं और ये लेक्चर आपका हो गया ख़त्म। थैंक यू।